तो हेलो, कैसे हो मेरे भाई लोग। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ए टू जेड पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। और एक बात को ध्यान रखते हुए मेरे इस वीडियो को देखना और एंड तक देखना और ख़त्म करके जाना। पूरा सेट कर दूंगा माइंड, और आप लोगों को इस माइंड मैप के थ्रू मैं पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कराने वाला हूँ विद इन 1 मंथ। और नीट की प्रिपरेशन में जोरदार दमदार पहाड़ करने वाला हूँ। तो मैं आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे क्या पढ़ना है, मेरी इस वीडियो के माध्यम में मैं आपको सब कुछ गाइड करूंगा। तो पहली बात, मेरी जो हाथों की टिप्स जहाँ जहाँ जाएगी वहीं पर सिर्फ ध्यान रखना क्या लिखा है, कैसे लिखा हूँ, क्या पढ़ना है, कुछ नहीं याद करना। मेरी हाथों की टिप्स जहाँ जहाँ जाएगी वहीं पर सिर्फ आपका ध्यान और आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। मैं आपको लिख कर देता हूँ, दावा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद और इंटरनेट पे कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी पेन की टिप्स जहाँ जहाँ जाएगी बस वहीं पर फोकस करना। तो शुरू करने वाला हूँ आज की चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को नीट में फोड़ने का दावा करते हैं। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। बायोलॉग का मतलब क्या है? बायो का मतलब है लिविंग और लॉजिकल का मतलब है ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब हुआ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और क्लासिफिकेशन का मतलब क्लासिफिकेशन करना। ओके, तो इसके बाद हम लोग आते हैं अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। इनसेट की पूरा लाइन में डिकोड करने वाला हूँ। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन देखो, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल अंकल ने दिया था। और एरिस्टोटल अंकल ने क्या बोला था? जो टू हाफ में डिवाइड किया, एक का नाम था प्लांट और एक का नाम था एनिमल। तो एरिस्टोटल अंकल अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किसने अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया था? एरिस्टोटल अंकल ने दिया था। और उसने कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 2 हिस्सों में। एक का नाम था प्लांट, एक का नाम था एनिमल्स। और प्लांट के अंदर भी उन्होंने 3 डिवीजन किया था। एक था शार्प, एक था हार्प, एक था हार्प्स, एक था शार्प्स, एक था ट्री। हार्प सबसे छोटा वाला, उससे बड़ा वाला हुआ शार्प्स, और सबसे बड़ा वाला हुआ ट्री। और देखो, एनिमल्स में भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक का नाम था एनाइमा, एक का नाम था इनाइमा। एनाइमा मतलब एब्सेंट, एब्सेंट मतलब एब्सेंट। एनाइमा ए से याद रखो। एब्सेंट मतलब कोई रेड ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट होगा। रेड ब्लड सेल एब्सेंट होगी। और इनाइमा का मतलब रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होगी। इतनी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? एरिस्टोटल अंकल ने क्या दिया था? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया था। कितने हिस्सों में डिवाइड किया था? 2 हिस्सों में। एक का नाम था प्लांट, एक का नाम था एनिमल्स। और फिर फर्दर प्लांट्स कितने हिस्सों में डिवाइड हुए? 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ। एक का नाम था शार्प, एक का नाम था हार्प्स, एक का नाम था शार्प, एक का नाम था ट्री। और उसके बाद एनिमल्स को कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 2 हिस्सों में, एनाइमा एंड एनाइमा। इसका मतलब हुआ, एनाइमा का मतलब हुआ रेड ब्लड सेल एब्सेंट होगी, और एनाइमा का मतलब हुआ रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होगी। इसके बाद चलो किंगडम क्लासिफिकेशन देखो। इसके बाद हम लोग किंगडम क्लासिफिकेशन में आए। किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था लीनियस अंकल ने। और लीनियस अंकल ने कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन हिस्से थे? एक था प्लांट्स, एक था एनिमल्स। नंबर 2 पे आते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ने किसने दिया? हेकेल ने दिया। और इसमें कितनी हिस्सों थी? 3 हिस्सों थी। एक प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोटिस्टा। इसमें न्यू ऐड हुआ प्रोटिस्टा। और इसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? कोपलैंड ने दिया। इसमें क्या क्या था? प्लांट था, एनिमल्स था, प्रोटिस्टा था, मोनेरा था। मैंने सबका शॉर्ट फॉर्म इधर पे लिख दिया, तो आप लोग समझ जाना, मैं बताता चल रहा हूँ। ओके, इसके बाद चलो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। और इसमें कौन कौन से थे? प्लांट थे, एनिमल थे, प्रोटिस्टा थी, मोनेरा था, आर क्या था? फंजाई था। ओके,
इसके बाद आए हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन ऑन क्यों आई? क्योंकि टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो चुकी थी, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आई, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी फेल्ड हुई, फोर किंगडम का आई, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कुछ हद तक सही थी उस दौर में, मगर फिर भी सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आई। तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किसने दिया? कार्ल स्विज ने दिया, और इसने क्या थ्री डोमेन सिस्टम दिया। थ्री डोमेन सिस्टम एग्जाम में सवाल आने वाली है कि थ्री डोमेन सिस्टम कौन सा किंगडम सिस्टम को बोलते हैं और क्लासिफिकेशन को बोलते हैं। वो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन थी, और इसमें क्या क्या ऐड था देखो, प्लांट था, एनिमल था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था। इन तीनों को मिलके बोलते यूकैरियोटा, इन तीनों को मिलके यूकैरियोटा। और मोनेरा, मोनेरा थी, मोनेरा को दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक यू बैक्टीरिया एक आर्की बैक्टीरिया। इधर देखो प्लांट से लेके फंजाई तक यूकैरियोटा एक डोमेन हुआ, मोनेरा फिर से एक डोमेन, दो डोमेन, और यूकैरियोटा और आर्की बैक्टीरिया को लेके एक डोमेन, मतलब तीन डोमेन सिस्टम, इसीलिए इनको थ्री डोमेन सिस्टम बोलते हैं। बहुत बच्चों को पता नहीं अब तक कि थ्री डोमेन सिस्टम क्या है। मैंने बहुत आसानी से आप लोगों को बता दिया शॉर्ट माइंड मैप के थ्रू। आप लोग इस वीडियो को इतना भी हल्का में मत लीजिए, क्योंकि मैं जीरो से आप लोगों को पूरा नोट्स, माइंड नोट्स के हिसाब से मैं पढ़ाने वाला हूं और पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। चलो, इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो फिर से वीडियो को पॉज करना या बैक में आके फिर से देख लेना, ठीक है? सब समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं डीमेरिट्स ऑफ अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। एक बात बताते चलूँ, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जितनी क्लासिफिकेशन हुई उससे बढ़िया थे और उससे एक्सेप्टेड थे। तो बाद में पता चलेगी कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ई एक्सेप्टेड हुए थे, बाकी क्लासिफिकेशन फेल्ड हो चुके थे। चलो, तो इस बार हम डीमेरिट्स ऑफ अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन हुआ था उसके डीमेरिट्स क्या थी। देखो, नंबर वन मैंने माइंड मैप में ऐसे ऐड किया कि फंजाई और प्लांटी को एक साथ ऐड किया। फंजाई, देखो फंजाई क्या है? फंजाई एक हेट्रोट्रॉपिक, फंजाई क्या है? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, और जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है। इसका मतलब फंजाई को और प्लांट्स को एक साथ रख देना, ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि एक हेट्रोट्रॉपिक है एक ऑटोट्रॉप्स है, तो एक ही क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर नहीं रखना चाहिए था। तो ये डीमेरिट्स हो चुकी है, पहला डीमेरिट्स। अब दूसरा डीमेरिट्स की ओर हम लोग चलते हैं। चलो, दूसरा डीमेरिट्स के तरफ चलते हैं हम। दूसरा डीमेरिट्स क्या थी? दूसरा डीमेरिट्स थी कैमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा आर ग्रुप टुगेदर। मतलब कैमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा को एक साथ रख दिया गया था एक ही ग्रुप के अंदर, तो प्लेस्ड इन एल्गी, बट इट इज नॉट ट्रू। मतलब इनको कहाँ पर रखा गया था? एल्गी में रख दिया गया था, क्योंकि कैमाइडोमोनास क्या है? कैमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर है, और स्पाइरोगायरा क्या है? स्पाइरोगायरा मल्टी सेलुलर है। तो स्पाइरोगायरा और कैमाइडोमोनास को कहाँ रख दिया गया था? एल्गी के अंदर। ये सही नहीं था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कैमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा आर प्लेस्ड इन एल्गी, दिस इज ट्रू और फॉल्स। ऑल्स तो आप लोगों को क्या लगाना है? ए ट्रू नहीं था, ये फॉल्स था, क्योंकि यूनिसेलुलर कैमाइडोमोनास है और स्पाइरोगायरा मल्टी सेलुलर था। तो ये दो डीमेरिट्स हम आप लोगों को बताया है कि दो डीमेरिट्स थी जिसके लिए जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन फेल हो चुकी थी। चलो, इसके बाद देखो, इसके बाद इन सब का पाप को सही किया किसने? सबका पाप, जो अब तक जो क्लासिफिकेशन हो रही थी अर्लीस्ट में, उन सब की पाप को किसने सही किया और किसने नहीं ये एक क्लासिफिकेशन दी और एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन थी। इसका मतलब जो साइंटिफिकली प्रूवन था और सब कुछ सही था उसमें, सब कुछ मतलब कुछ हद तक सही था,
ओके, इन सब की पाप को सही किया किसने? आर.एच. व्हिटेकर ने। तो आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया? इन सब के जो पुराने पाप थे उनको धो डाले और नई एक क्लासिफिकेशन दी, जो आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन, जिसको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब में भी जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया? जो आर.एच. व्हिटेकर इन 1969 में एग्जाम में सवाल आते हैं, जो आर.एच. व्हिटेकर ने कब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था? तो वो था 1969। तो आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 पर क्या किया? जो आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और इन्होंने क्या किया? जो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उनको बोल दिया प्रोकैरियोट्स, मत सॉरी, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है उसको बोला प्रोकैरियोट्स, और जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसको बोला यूकैरियोट्स। समझ में आया? देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इसको बोला प्रोकैरियोट्स। प्रो मतलब क्या? पुराना वाला, मतलब ओल्ड वाला। आपका ओल्ड जैसे फोन होता है ना, वैसे ओल्ड फोन समझ लो, वैसे ही समझो। जो प्रो मतलब पुराना वाला, न्यू कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, ऑल ऑल यूनिसेलुलर। ये सब क्या है? प्रोकैरियोट्स क्या है? सब यूनिसेलुलर, एक सेल से बना हुआ होता है। इसका लाइफ एक सेल से मतलब बना हुआ होता है। और ऑल आर मोनेरॉन्स ऑल्सो। ये सब क्या होते हैं? मोनेरा होते हैं, क्योंकि एक सेल से बना हुआ होता है। और इसी की सब ये लोग सारा लाइफ एक सेल से कटा देते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स है। तो इसके बाद देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट जिसमें होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें, उसको बोलते हैं हम लोग यूकैरियोट्स। यू मतलब ट्रू, सत्य, सत्य, और न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट्स मतलब ट्रू न्यूक्लियस। और ट्रू न्यूक्लियस के अंदर भी देखो, टू न्यूक्लियस के अंदर भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। देखो, यूनिसेलुलर क्या? यूनिसेलुलर VBI हम लोग इसको बोल रहे हैं। एग्जाम पे हजारों बार यही सवाल आए, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कौन सा होते हैं? वो है कौन? वो है प्रोटिस्टा। मल्टी सेलुलर कौन कौन से होते हैं? फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया। तो आर.एच. व्हिटेकर की बात भी हम लोगों को समझ आ चुकी है। इतनी बात समझ आई तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो आगे जाता हूं, जो मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन सिस्टम आर.एच. व्हिटेकर। मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर वो क्या थी? जो मेन क्राइटेरिया क्या थी फॉर क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर? सेल स्ट्रक्चर क्या थी? दो सेल स्ट्रक्चर मतलब क्या क्या क्राइटेरिया थी? आर.एच. व्हिटेकर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी किसकी बेसिस में दी थी, और क्या क्या मेन क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ेगी जो आर.एच. व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन के अंदर आने वाली है? वो क्या थी? जो मेन क्राइटेरिया थी, सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। ये 5 क्राइटेरिया थी आर.एच. व्हिटेकर की। अब एक बात बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती, मैं बहुत बढ़िया ढंग से आप लोगों को समझाने वाला हूं। देखो, मैंने पहले लिखा मोनेरा, उसके बाद लिखा प्रोटिस्टा, उसके बाद लिखा फंजाई, उसके बाद लिखा प्लांटी, उसके बाद लिखा एनिमेलिया। ये क्या लिखा है आप लोग मत ध्यान दो, मेरी पेन की टिप्स जहां जहां जा रही है वहीं पर सिर्फ ध्यान। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा क्या है? मोनेरा एंड प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर, इतनी बात समझ में आई। और मोनेरा प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बना हुआ है। तो एक सेल मैंने इधर पे दिखा दिया। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से बना हुआ। समझ में आया? तो ये लोग क्या है? मल्टी सेलुलर। देखो, उसके बाद मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हूं। सेल मिलके क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। और टिश्यू मिलके क्या बनाती है? ऑर्गन बनाती है। और ऑर्गन मिलके क्या बनाती है? ऑर्गन सिस्टम बनाती है। देखो, एक सेल से बना टिश्यू, बहुत सारे सेल इकट्ठा होकर टिश्यू बनाए, और बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा होकर क्या बनाए? ऑर्गन बनाए। और ऑर्गन फिर से इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। देखो, एक सेल से टिश्यू बन चुका है। और ऑर्गन क्या क्या है? हम लोग के स्टमक, एसोफेगस, इंटेस्टाइन, ये सब क्या है? ये सब अब एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये तीनों को मिला के
इन तीनों को मिला के क्या बना, डाइजेस्टिव सिस्टम बना। इसका मतलब हुआ ऑर्गन सिस्टम बना। तो यही बात है, जो फंजाई के अंदर क्या है, टिश्यू भी है, फंजाई टिश्यू का बना हुआ है। ओके, प्लांटी किसका बना हुआ है, प्लांटी टिश्यू और ऑर्गन का बना हुआ है। और एनिमलिया किसका बना हुआ है, टिश्यू भी है, उसके अंदर ऑर्गन भी है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम भी है। देखो, सेल और टिश्यू मिलके सेल से क्या बना, टिश्यू बना। तो टिश्यू, जो टिश्यू होता है ना, वो किसके अंदर होता है, वो फंजाई के अंदर होता है। और ऑर्गन जब बन जाता है तो उसके अंदर सेल भी आ जाता है, उसके अंदर टिश्यू भी आ जाता है। तो ऑर्गन किसके अंदर बना, पहली ऑर्गन बना प्लांटी के अंदर, प्लांटी के अंदर। उसके बाद किसके अंदर बना, उसके बाद एनिमल्स के अंदर सेल भी है, टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है और अन्य सिस्टम है। इसलिए एनिमल्स को सबसे बढ़िया बोलते हैं। क्यों, इनकी जो कैरेक्टर है वो हाई है, क्योंकि इसमें हर टाइप की, जो कैरेक्टर बोलो, हर टाइप की टिश्यू, सेल और ऑर्गन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इतनी बेहतरीन आपको बनाया है ऊपर वाला ने। तो इसके अंदर बहुत फीचर्स होते हैं एनिमल्स के अंदर, जो दूसरे प्रजाति होते हैं, दूसरे सिस्टम के जो होते हैं उसके अंदर नहीं होता। जैसे मोनेरन्स के अंदर वैसे फीचर्स नहीं होते, प्रोटिस्टा के अंदर वैसे फीचर नहीं से जो वो एनिमल्स के अंदर होते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। मैंने आप लोगों को सिर्फ फ्लो चार्ट के अंदर सब कुछ समझा दिया हूं। इसके बाद मैं जाता हूं सेल वॉल की तरफ, इसके बाद मैं सेल वॉल की तरफ जाता हूं। चलो सेल वॉल की तरफ देखो, डायग्राम देखो। मोनेरा, सेल वॉल क्या है, सेल का मतलब क्या है, सेल मतलब कोष, एक कोष को हम लोग सेल बोलते हैं। वॉल का मतलब जो सेल को प्रोटेक्शन देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सेल वॉल। इसका मतलब हुआ जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उसको हम लोग सेल वॉल बोलेंगे। ओके, तो मोनेरा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है। मोनेरा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांटी के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमेलिया के अंदर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होते हैं। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद देखो, मोनेरा के अंदर जो सेल वॉल होते हैं वो नॉन सेलुलोजिक होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आने वाली है इस टॉपिक के ऊपर, जो सेल वॉल है नॉन सेलुलोजिक। और नॉन सेलुलोजिक के अंदर क्या क्या होती है, देखो नॉन सेलुलोजिक मतलब पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होती है, एक तरह की पॉलीसेकेराइड होती है। कोई बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया, नीट में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया। चलो इसके बाद देखो फंजाई। फंजाई क्या है, फंजाई एक फंजाई कौन सा सेल वॉल होती है, वो काइटिन की सेल वॉल होती है, और प्लांटी के अंदर सेलुलोज की सेल वॉल होती है। इतनी बात सेल वॉल भी कंप्लीट हो चुकी है। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे और की तरफ। इसके बाद हम लोग आते हैं कि न्यूट्रिशन। देखो न्यूट्रिशन के अंदर आए हम लोग। न्यूट्रिशन, इतनी डायग्राम जो लिखा हुआ हूं उसके ऊपर मत ध्यान दो, मेरी पेन की टिप जहां जहां जा रही है उसके ऊपर ध्यान दो और पढ़ाई करते रहो बस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सॉरी पहले मैं न्यूट्रिशन में आता हूं। न्यूट्रिशन, हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ाने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन देखो, न्यूट्रिशन का मतलब है पुष्टि, यानी हम लोगों को जो खाने मिलते हैं या जो खाते हैं हम लोग उससे क्या एनर्जी प्रोडक्शन होता है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस वैसे ही जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है उसको भी क्या खाने की जरूरत पड़ती है, तभी तो जिंदा रह पाएंगे। तो इसलिए सबको किसकी जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो न्यूट्रिशन के कारण ही हम लोग जिंदा है, और बाकी जो छोटे ऑर्गेनिजम्स है वो भी जिंदा है न्यूट्रिशन लेके। तो चलो इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है, देखो न्यूट्रिशन दो तरह की होती है, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन
एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मतलब कि जो अपना खाना खुद बना ले, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब है, ऑटो मतलब खुद का खाना खुद बना लेना। देखो ऑटोट्रॉपिक एक तो होते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक, एक होते हैं केमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है? फोटो मतलब क्या है? जो एनर्जी सनलाइट से ले। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो मतलब आप कैमरा के अंदर जो फोटो या सेल्फी लेते हैं वो क्या है? वो तो एक एनर्जी है। किसकी फॉर्म थी? एक लाइट की फॉर्म है। तो फोटो सनलाइट की, फोटो ऑटोट्रॉप्स मतलब सनलाइट से जो एनर्जी लेते हैं उसको हम लोग फोटो ऑटोट्रॉप बोलते हैं। और केमो ऑटोट्रॉप किन को बोलेंगे? जो एनर्जी केमिकल रिएक्शन से ले, मतलब कोई भी रिएक्शन हो उससे एनर्जी प्रोवाइड हो जाए या प्रोवाइड कर ले अपने आप, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स है, तो उनको हम लोग बोलेंगे कि केमो ऑटोट्रॉपिक। इसके बाद आ जाते हैं हेट्रोटॉपिक। हेट्रोटॉपिक कौन था? हेट्रो मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हेट्रोटॉपिक। तो हेट्रोटॉपिक क्या है? हेट्रोटॉपिक जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, उनको बोलेंगे हम क्या? हेट्रोटॉपिक। ये तीन तरह के हो सकते हैं, एक होलोफाइटिक, एक पैरासाइटिक, दूसरा सेप्रोफाइटिक। हेट्रोटॉपिक कौन सा होते हैं? तीन तरह के मैंने बोल दिया। होलोफाइटिक मतलब पुराना, जो पूरा, होलोफाइटिक का मतलब है जो पूरा खा लेंगे, जो पूरा खा सकते हैं, मतलब कोई भी चीज को पूरा खा सकते हैं, वो होलोफाइटिक हो सकते हैं, डायरेक्ट खा सकते हैं। और पैरासाइटिक किसी से खाना ले सकते हैं, किसी के ऊपर जो रहते हैं और उनसे खाना लेते हैं, जैसे जूई। ये क्या होता है? एक तरफ का पैरासाइटिक होता है। सेप्रोफाइटिक, जो सेप्रोफाइटिक, सेप्रो का मतलब क्या है? रेटेन मतलब सड़ा हुआ, जो सड़ा हुआ से अपना एनर्जी लेते हैं या खाना लेते हैं, सड़ा हुआ कोई भी चीज से, उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। तो ये तीन तरह की बात भी समझ आई। न्यूट्रिशन भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं न्यूट्रिशन वाइज जो किंगडम है, जो कौन कौन सा न्यूट्रिशन वाइज जो किंगडम होते हैं, तो उनको हम अब पढ़ाई करेंगे, उनके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। चलो हम लोग न्यूट्रिशन किंगडम वाइज पढ़ेंगे। अब मोनेरा देखो, मोनेरा क्या है? ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स के अंदर भी क्या हो सकते हैं? केमो ऑटोट्रॉप्स एंड फोटो ऑटोट्रॉप्स। और भी एक तरह की हो सकते हैं, हेट्रोटॉपिक भी हो सकते हैं। हेट्रोटॉपिक के अंदर सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक हो सकते हैं। प्रोटिस्टा क्या है? ऑटोट्रॉप्स है, फोटो ऑटोट्रॉप्स है, याद रखना। और हेट्रोटॉपिक के अंदर होलोट्रॉपिक और सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक हो सकते हैं। इसके बाद फंजाई। फंजाई देखो, फंजाई के अंदर क्या हो सकते हैं? फंजाई सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक हो सकते हैं। और प्लांटी देखो, ऑटोट्रॉप होते हैं। ऑटोट्रॉप के भी अंदर भी फोटो ऑटोट्रॉप होते हैं। और एनिमेलिया, एनिमेलिया क्या हो सकते हैं? सिर्फ हेट्रोटॉपिक हो सकते हैं। और होलोजोइक, एक होलोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, तीन तरह के हो सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। और हम लोग सिर्फ इस चैप्टर पर फंजाई, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो होगी वो दूसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आज का वीडियो इतना ही तक। अब इसके बाद वीडियो में मैं बाकी का पोर्शन कराने वाला हूं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अच्छे से कमेंट कर देना। तो मैं पूरा कोशिश किया हूं आप लोगों को 24 या 25 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट वन शॉट वीडियो के माध्यम में माइंड मैप के थ्रू कंप्लीट कराया हूं। इसके बाद जो आने वाली है नेक्स्ट इसी चैप्टर की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सीरीज, तो जरूर देखना। और इसके
बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। एनसीईआरटी की पूरा लाइन मैंने डिकोड किया हूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। तो मैं साकिर, आप लोगों का दोस्त या भैया बोलो, जो भी बोलो। आज का वीडियो इतना ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।